नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्ता माला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड विद सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था पाइल्स के बारे में या बवासीर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फिस्टुला के बारे में, एनल फिस्टुला के बारे में, या जिसे फिस्टुला इन एनो भी कहते हैं, या जिसे भगंदर भी कहा जाता है। तो फिस्टुला से रिलेटेड लगभग पूरी जानकारी लेते हुए हम बात करेंगे। एनल फिस्टुला क्या होता है, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं एनुअल फिस्टुला बनने के दौरान में, क्या क्या कारण होते हैं एनुअल फिस्टुला बनने के, इसमें क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, ऐसी कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनका एक्शन फिस्टुला के केस में होता है, और इसके अलावा हम ऐसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे भविष्य में भगंदर ना हो, और अगर होता है तो उसकी रिकरेंसी को किस तरीके से रोका जा सके। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल पे अगर बिल्कुल नए हैं और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और फ्यूचर में भी अगर आपको इसी तरीके से होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो की जानकारी चाहिए, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पे जो भी नई वीडियो आए आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो बिना देर करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं फिस्टुला। दोस्तों, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसका जो एंड वाला पार्ट होता है, अंतिम भाग होता है, उसको एनस कहते हैं या मलद्वार भी कहते हैं। इस एनस में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, और अगर किसी कारणवश इसमें क्लॉगिंग हो जाती है या यह ग्लैंड ब्लॉक हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन का फॉर्मेशन होने लगता है, पस का फॉर्मेशन होने लगता है, तो ये एक ट्रैक बना लेता है, जो कि एनस के अराउंड में, मल द्वार के अराउंड में जो स्किन होती है, वहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, जो कि एक आप देखेंगे छोटी छोटी फुंसियों के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली एनल फिस्टुला क्या होता है? एनल फिस्टुला एनल ग्लैंड में जो एब्सेस का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से लेते हुए एक ट्रैक या टनल बनाता है एनस के अराउंड में, जो स्किन होती है वहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है। तो ये होता है भगंदर या फिस्टुला। अब बात आती है कि ये फिस्टुला बनता क्यों है, क्या क्या कारण होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं कि जिसकी वजह से ये फिस्टुला शरीर में डेवलप हो जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो एनस की जो ग्लैंड होती है, जो वो ब्लॉक हो जाती है और उसमें एब्सेस का फॉर्मेशन होने लगता है, पस का फॉर्मेशन होने लगता है, तो इसकी वजह से जो फिस्टुला डेवलप हो जाता है। और इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, किन किन लोगों को रिस्क में ये रिस्क होता है, या किन किन लोगों का ये कारण हो सकता है कि फिस्टुला डेवलप होने का कारण हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अब अगर हम रिस्क फैक्टर में सबसे पहले बात करते हैं, तो जो लोग एनल एरिया के अराउंड में हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, या जो एरिया होता है, जो एनस वाला एरिया होता है, वहाँ पे किसी भी कारणवश फ्रीक्वेंटली बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, खासतौर से अगर एरिया वेट रहता है तो उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, और ये फिस्टुला को प्रीडिस्पोज कर सकता है, फिस्टुला होने के चांसेस हो सकते हैं। फिस्टुला होने का एक कारण और हो सकता है कि अगर जो स्टूल आ रहा है, जो मल आ रहा है, वो इन्फेक्टेड आ रहा है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो भी फिस्टुला हो सकता है। अगर आंतों में कोई और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ चल रही है, या ऐसी कोई आंतों की प्रॉब्लम चल रही है पहले से, जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की दिक्कत है किसी को, या ये जैसे कह सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज़ है, तो इनको फिस्टुला हो सकता है, या अगर फिस्टुला ऑलरेडी है तो ये फिस्टुला का कारण उनका हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कब्जियत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो फिस्टुला हो सकता है। हाई फाइबर डाइट अगर आप नहीं लेते हैं, तो जो कि कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है, तो फिस्टुला हो सकता है। इसके अलावा अगर कैंसर का ट्रीटमेंट लिया है या रेडिएशन लिया है, तो भी वहाँ पे एनल फिस्टुला होने की संभावना हो सकती है। तो ये तो कुछ कारण जिसमें जिससे एनल फिस्टुला को के बारे में हम सोच सकते हैं कि किन किन कारणों से अलग अलग पेशेंट में एनल फिस्टुला हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि एनल फिस्टुला का जो बेसिक कारण होता है, या रिस्क फैक्टर कोई भी होगा, जो बेसिक कारण होता है कि वहाँ पे जो एनल
ग्लैंड होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, क्लॉग्ड हो जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन का डेवलपमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से वो ट्रैक बना लेता है एनल एरिया के अराउंड में, जो स्किन की ओपनिंग के वहाँ पे एक एग्जिट बना लेता है, जो कि भगंदर के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर अब हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें कि भगंदर में क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एनल एरिया, एनएस के अराउंड में जो ओपनिंग होती है, एनएस की जो ओपनिंग होती है उसके अराउंड में जो स्किन होती है, वहाँ पे फुंसी जैसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें डिस्चार्ज हो सकता है, ऊजिंग हो सकती है। ये डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट हो सकता है, पस्टुलर डिस्चार्ज हो सकता है, यहाँ पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, सिटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है पेशेंट को। तो इस टाइप के सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। एक बहुत ही रिमार्केबल सिम्टम्स होता है भगंदर के केस में, जो कि पाइल्स से भी थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि जो भगंदर होता है उसमें मोशन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है और मोशन पास करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है। मगर पाइल्स के केस में मोशन का पास करने से पहले पेन होता है, उतना कंपेरेटिवली उतना, अगर हम फिस्टुला और पाइल्स से अगर कंपैरिजन करें तो फिस्टुला के केस में एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, जो कि पाइल्स के केस में जनरली उतना देखने के लिए नहीं मिलता है। फिस्टुला में स्टूल के साथ कभी कभी ब्लड आ सकता है और इसमें जो एनल वाला एरिया है जलन महसूस हो सकती है। पेन तो मोशन पास करते टाइम जनरली भगंदर के केस में होता ही होता है। इसके अलावा दोस्तों डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेशेंट को बैठने के टाइम पे डिस्कम्फर्ट फील होगा, चलते टाइम डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। और अगर पस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जनरल सिम्टम्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे फीवर आ सकता है, मेलेज हो सकता है, टायर्डनेस फील हो सकती है और ठंड लग के बुखार आ सकता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स भी, जनरल सिम्टम्स भी फिस्टुला के केस में, एनल फिस्टुला के केस में देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाई के बारे में। तो मैं होम्योपैथिक दवाई बताने से पहले आपको ये ज़रूर बता दूं कि होम्योपैथी में एनल फिस्टुला का बहुत ही कारगर इलाज है, बशर्ते उसको सही तरीके से फॉलो अप करते हुए डोजिंग के साथ अगर लिया जाए तो फिस्टुला की जो करंट कंडीशन है, ना केवल इससे इजाद पाया जा सकता है बल्कि इसकी रिकरेंसी को भी रोका जा सकता है। तो आपको आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप जब भी दवाई लें, जो भी आपको दवाइयाँ बताएं, जब भी लें एक बार अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से, नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि इसका प्रॉपर फॉलो अप हो सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिस्टुला इन एनो की होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो इसमें सबसे पहला आता है साइलेशिया 200 दिन में सुबह खाली पेट अगर 2 ड्रॉप लिया जाए तो फिस्टुला में आराम आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है हिपरसल्फ। अगर पस का फॉर्मेशन हो रहा है और सीवियर पेन है, एनस के अराउंड में स्वेलिंग है और इसके साथ फीवर भी आ रहा है, तो हिपरसल्फ 30 की दिन में 2 डोज ली जाए, 2 ड्रॉप, तो इससे भी काफ़ी हद तक राहत आपको मिल सकती है। तीसरी मेडिसिन आती है मर्कसॉल। दोस्तों अगर जो स्टूल है, जो मल है, बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा है, इसके साथ आंव आ रहा है या चिकनी जैसी चीज़ें आ रही हैं या म्यूकस आ रहा है, तो मर्कसॉल 30 अगर दिन में 2 बार लिया जाए तो फिस्टुला को ख़त्म किया जा सकता है और आपको आपके जो सिम्टम्स हैं उसमें भी काफ़ी हद तक आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलना शुरू हो सकता है। अगर हम बात करें रिकरेंसी को रोकने के लिए, तो एक मैं दवाई बता देती हूँ आपको जो कि काफ़ी हद तक फिस्टुला की रिकरेंसी को रोकने में मदद करेगा। सल्फ़र 200 की अगर एक खुराक 15 दिन में रिपीट की जाए, दिन में एक बार, तो फिस्टुला अगर आपका चल रहा है, जो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद आप जब मेडिकेशन बंद करते हैं तो 15 दिन तक 3 डोज़ आपको लेनी है सल्फ़र 200 की, जिससे इसकी रिकरेंसी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है या बिल्कुल इसको ख़त्म किया जा सकता है।
दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो आपको जो भविष्य में फिस्टुला होने से रोकेगा, अगर फिस्टुला की दिक्कत है उसमें, और अगर ऑपरेशन हो गया है तो उसके बाद उसकी रिकरेंसी को भी रोकेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आपको एनल एरिया के अराउंड में हाइजीन मेंटेन करना है। जो एरिया है उसको वेट नहीं रखना है, उसको ड्राई करके रखना है, क्योंकि जो वेट एरिया होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, तो उसका आपको खास तौर से ध्यान देना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, कब्जियत नहीं होने देनी है। कब्जियत होगा तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा, और कब्जियत भी या कॉन्स्टिपेशन भी कई बार मोशन में बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिडिस्पोज करता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आपकी ऑलरेडी कोई पेट की प्रॉब्लम चल रही है, या आप ये समझिए IBS की प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, प्री डायग्नोज्ड है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है आपको, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या ब्रॉन्स डिसीज़ है, तो उसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराइए ताकि ये फिस्टुला को डेवलप ना होने दें, और अगर है तो उसकी रिकरेंसी को रोकें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। डाइट पर्टिकुलरली आप जो भी आप खान पान करते हैं उनका एक आपको क्या किस टाइप की डाइट लेते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर रिच डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप ओवरनाइट सोक करके अंजीर लेते हैं तो उसमें आपको फिस्टुला के केस में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने के लिए और फिस्टुला की रिकरेंसी को रोकने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थी फिस्टुला या भगंदर से रिलेटेड, फिस्टुला इन एनो या भगंदर से रिलेटेड लगभग पूरी जानकारी। और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो के अंत तक पूरी तरीके से बने रहने के लिए। अगली बार फिर से आप मिलते हैं इसी तरीके के किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।